नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। सबको गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। और आज हमें उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग है वो धातुओं के लगते हैं और धातुओं से पहले जुड़ करके जो शब्द होते हैं उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग कहा क्रिया योग, क्रिया के योग में जो उपसर्ग लगते हैं। और संस्कृत में हमारे कितने उपसर्ग हैं और उपसर्गों के उदाहरण देखेंगे। इस प्रकार से उपसर्ग का एक दो क्वेश्चन आता है जो गद्यांश या पद्यांश में से पूछ लेते हैं। तो आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग उपसर्ग शब्द है वो कैसे बना है? उपसर्ग शब्द है वो उपसर्ग उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय लगने से उपसर्ग शब्द का निर्माण हुआ है। घय प्रत्यय, और ये सब आपको पता है कि घय प्रत्यय जिस शब्द के भी लग जाता है वो पुल्लिंग बनता है। तो उपसर्ग शब्द है ये हमारा पुल्लिंग है। संधि शब्द भी हमारा पुल्लिंग ही था। तो उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना है उपसर्ग। उपसर्ग पुल्लिंग शब्द है। उपसर्ग क्या? और उपसर्ग का अर्थ है कि दूसरा निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? दूसरा निर्माण करना, दूसरा निर्माण करना। और उपसर्ग है वो धातु से धातु से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग वो धातुओं से पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि उपसर्गाः धात्वर्थे उपसर्गाद् धात्वर्थो बलवद् अन्यत्र नीयते। बलवद् अन्यत्र नीयते। प्रहार, आहार, विवार, परिहार, संहारवत। इसका मतलब ये है कि उपसर्ग है वो धातु के जुड़ करके यानी बलपूर्वक उनका अर्थ है वो एकदम से ही परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि एक ही धातु के अलग अलग उपसर्ग जुड़ने पर कभी कभी तो एकदम अर्थ चेंज कर देते हैं, कभी कभी सेम अर्थ रहता है और कभी उनमें, जैसे कि हमारा री धातु है, इसके गए प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है हारय। इसके जब प्र उपसर्ग लगता है तो क्या बन जाता है? प्रहारय। प्रहारय का अर्थ है प्रहार करने वाला। फिर अगर हारय के साथ आंग उपसर्ग लगता है तब क्या बन जाता है? आहारय। तो इसका अर्थ इससे अलग ही लग रहा है, यानी आहारय यानी आहार या भोजन। फिर अगर वी उपसर्ग लग जाता है, धातु एक ही है री धातु, उसके विहारय यानी विहार करना या घूमना, परिहारय। फिर परि उपसर्ग लगने पर बन जाता है परिहारय। सम उपसर्ग लगने पर बन जाता है संहारय। इस प्रकार से उपसर्ग है वो परिवर्तनशील है। इसलिए उपसर्गों को गति भी कहा गया है, यानी उपसर्ग
गति योगे, यानी गति के योग में भी उपसर्ग लगते हैं। हमारा पहला उपसर्ग है प्र, इसीलिए इन उपसर्गों को प्रादेय भी कहा गया है, प्रादेय। और प्रादेय की गति होने से उपसर्गों की गति संज्ञा भी हो जाती है। उपसर्ग की गति संज्ञा होती है, क्योंकि उपसर्ग परिवर्तनशील है, किसी भी धातु के लग जाने पर अलग से ही अर्थ परिवर्तन हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, प्रादि कितने हैं, प्रादेय है द्वाविंशति, द्वाविंशति है, यानी कितने उपसर्ग हैं, 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। जैसे कौन कौन से है 22 उपसर्ग, तो हम लिख लेते हैं। पर, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, अति, सु, उत। अभी, फिर 4 और उपसर्ग बच गए। अभी, प्रति, परि, उप। ये हमारे 22 उपसर्ग हो गए हैं। कौन कौन से हैं इसको याद रखना। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये हमारे कितने उपसर्ग हो गए, 22 उपसर्ग। इसमें कुछ है वो हलंत युक्त है, यानी हल अंत युक्त, जिसमें हल का अंत हो रहा है, और कुछ हमारे उपसर्ग है वो स्वरांत है, यानी अजंत है। इनमें कितने उपसर्ग है जो हलंत है और कितने उपसर्ग है वो अजंत है। तो हमारे हलंत युक्त उपसर्ग, हलंत युक्त उपसर्ग। अब आप साथ साथ देखोगे कि हलंत अंत उपसर्ग कितने हैं। तो एक तो हो गया हमारा सम, फिर निस, नीर, दुस, दूर, आंग और उत। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे 7 उपसर्ग है वो हलंत युक्त है। कितने उपसर्ग है, 7 उपसर्ग हलंत युक्त है। बाकी कितने बच गए, 15 उपसर्ग बच गए, वो हमारे स्वरांत हैं। स्वरांत या अजंत, स्वरांत या अजंत उपसर्ग है वो कितने हैं, 15। ये 15 कौन कौन से और किस किस प्रकार से इनको बांटा गया है, ये भी हम देख लेते हैं। इन 15 में कितने उपसर्ग हमारे अकारांत है, कितने हमारे आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। तो अब हमें देख लेते हैं। हमने ले लिया है जो हमारा कित सम को ले लिया है, निस, नीर, दुस, दूर, आंग को, और हमने ले लिया है उत को। इन 7 उपसर्गों को ले लिया क्योंकि ये हलंत युक्त है। फिर अजंत यानी अकारांत, अकारांत, अकारांत कितने हैं, तो अभी हम देख लेते हैं अकारांत कितने हैं। एक है हमारा प्र, फिर है अप, फिर अव,
अब और कौन सा बचा है? उप। अकारांत हो गए 4 उपसर्ग। फिर देखते हैं अकारांत। अकारांत कितने उपसर्ग हैं? परा, यानी अकारांत है हमारा 1 उपसर्ग। फिर देखते हैं इकारांत, जिसमें ई का अंत हुआ है, वो कितने हैं? ये हमारे अकारांत है। इकारांत है वी, फिर नी, अधि, अपि, अति, फिर अभि, प्रति, परि। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 उपसर्ग है, वो हमारे ई अंत वाले हैं, इकारांत है। फिर बच गया उकारांत। उकारांत, उकारांत कितने हैं? तो अनु, अनु और कौन सा है? सु। अनु और सु, ये 2 उपसर्ग है हमारे उकारांत। तो कितने हो गए? देखो आप 15 हो गए क्या? 15 जो हमारे अजंत उपसर्ग है, यानी 4 तो ए अंत वाले हो गए, 4 और 1 आ अंत वाला 5 हो गए। फिर हमारे ई अंत वाले जो इकारांत है वो 8 हो गए। तो 5 और 8 13, और 2 है हमारे जो उकारांत है, यानी 15 हो गए। तो ऐसे हम इन उपसर्गों को बांट सकते हैं कि हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग है, जो कौन कौन से? प्र, प्रा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इनको हमें 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है हलंत युक्त। हलंत युक्त है हमारे 7 उपसर्ग, जो सम, निस, निर, दुस, दुर, आंग और उत। फिर है हमारे स्वरांत या अजंत, यानी जो यानी स्वर अंत वाले। तो वो कौन कौन से हैं? 15 उपसर्ग हैं, जिनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं: अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत। इस प्रकार से हम इन उपसर्गों का विभाजन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उपसर्ग से कैसे उदाहरण आते हैं, और हम उदाहरण ही आते हैं रीट में। वैसे उदाहरण में कौन से, यानी उदाहरण में आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। पहले हमारा उपसर्ग था पर। हम प्र के उदाहरण देखते हैं। प्र के कौन कौन से उदाहरण है? जैसे प्रगति, प्रकृति, जैसे प्रभाव, प्रभाव है, प्रकार है। इस प्रकार के जो उदाहरण आएंगे उनमें हमारा उपसर्ग होगा प्र। फिर हमारा था परा उपसर्ग। परा के उदाहरण है पराजय। आपसे उदाहरण देंगे और पूछेंगे कि इसमें पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है परा उपसर्ग है। पराजय, परामर्श, इस प्रकार से आएंगे पर प्रा। फिर आता है हमारा अप, जैसे अपमान, अपयश। अप का मतलब ये होता है किसी को नीचा दिखाना, यानी अपमान करना, या अपयश, यानी अप। फिर आता है हमारा सम। सम का मतलब होता है, जैसे इसके उदाहरण है संयोग, संस्कृतम, संस्कार है, संस्कार है। इन उदाहरणों में हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा। फिर होता है अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है किसी का अनुसरण करना या उनके पीछे चलना, जैसे अनुगमन। उदाहरण हो गया अनुगमनम, अनुवाद, अनुसार। इस प्रकार से उदाहरण आएंगे।
फिर है हमारा अव। अव का अर्थ यानी अवकृष्ट या नीचा दिखाना। इसका भी ऐसा ही होता है जैसे अवमानम। अवकाश। फिर है निस, जैसे निश्चल, निश्चल, निश्चय। संस्कृत में जो हमारा निस उपसर्ग होता है, इसमें जो दंत स है, हलंत युक्त दंत स लगा हुआ है। ये स आ रहा है, तालव्य स आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही ऐसे उपसर्ग पूछ लेगा आपसे ये हुआ तो आप ये मत करना। संस्कृत में जो उपसर्ग होता है उसमें दंत स ही होता है। इसमें भले ही शब्दों में लगा दिया गया हो निश्चल, ये संधि करके बना है। नी है दंत छल, इसमें विसर्ग संधि है तो इसे छ लगा हुआ है, इसलिए ये स आया है। लेकिन आप याद रखना इसमें यही स होता है सही। फिर है हमारा निरुपसर्ग, जैसे निर्गुणम। निर का मतलब होता है रहित, निर्गुणम। निर्धनम, निर्जनम, निर्जनम। निर का मतलब होता है कि रहित, किसी चीज से रहित, जैसे निर्गुणम यानी गुणों से रहित, निर्धनम यानी धनों से रहित, धन से रहित, निर्जनम यानी जनों से रहित। ये हमारा निरुपसर्ग हो गया। फिर है दुस। दुस का अर्थ होता है बुरा। इसके उदाहरण है जैसे दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुशासनम, शासनम। इस दुस उपसर्ग में ध्यान रखना कि ये दंते स ही होगा, इसमें भी दंते स होगा और निस उपसर्ग में भी दंते स होगा। यहाँ पर ये संधि करके ऐसे शब्द आ जाते हैं, ये स आ जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। फिर आता है हमारा वी उपसर्ग। वी जैसे विकार है, विलय, ये होते हैं हमारे वी उपसर्ग के उदाहरण। फिर हम आगे देखते हैं आंग उपसर्ग के। अब साथ साथ नोट कर लेना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर कौन सा उपसर्ग था? आंग उपसर्ग। आंग का अर्थ है कि तक, यानी वहां तक, यहां तक। आंग का अर्थ तक होता है, जैसे इसका उदाहरण है आजीवनम। इसका जो अंग है हमारा, इसका लोप हो जाता है लोप से सूत्र से, और फिर आ बचता है, तो आ जीवनम, आमरणम। इस प्रकार से इसके उदाहरण मिलते हैं। फिर है नी, जैसे निमंत्रणम, निमंत्रणम, नियोजनम। फिर हमारा उपसर्ग है अधि। अधि यानी नीचे या फिर से, जैसे कि अधिका हो गया, अधिकार है, अध्यक्ष है। इसमें संधि होकर ये बन गया अधिधन अक्षय यानी अध्यक्ष, इसमें यण संधि हो गई। फिर है हमारा उदाहरण अपि। अपि यानी भी, तो अपिधा। फिर हमारा अपि अति। अति यानी अत्यधिक। इसका उदाहरण ही देखो, ऐसे ये अत्यधिकम, इसमें भी यण संधि होकर के बना। इसमें उपसर्ग अति है, अत्यधन अधिकम यानी अत्यधिकम। फिर है हमारा अत्याचारम, अति धनाचारम, अत्याचारम।
संधि सब शब्दों में होती है हमारी, केवल वाक्य को छोड़कर। वाक्य में वक्ता की इच्छा अनुसार होती है, बाकी सारे पदों में संधि होती है, तो इसीलिए हर शब्द है वो हमें संधि करके ही लिखने हैं। फिर आता है सु। सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सु यानी स्वागतम। इसमें भी यण संधि हुई है, सुधन आगतम। उ का व में चेंज हो गया और स्वागतम। सुष्ठु, सुक्ति, ये हमारे सु के उदाहरण है। फिर आता है उत। उत है जैसे कि उच्चारणम, उत धनचारणम यानी उच्चारणम, तो जो हमारी संधि हो रही है इसमें चत्व संधि नहीं, तय है वो चय में चेंज हो रहा है, तो इसमें कौन सी संधि हुई? सत्व संधि। फिर उदाहरणम, इस प्रकार से ये हो रहे हैं। सु उत अभी, प्रति, परि, उप। अभी के उदाहरण है हमारे जैसे अभिमानम, अभिमानम, अभिज्ञानम। फिर है प्रति के हैं प्रतिकार है, प्रत्यक्ष है, फिर हमारे परि के उदाहरण है पर्यावरणम। परि यानी और यानी पर्यावरणम, पर्यावरणम। परिहास है। उप का उदाहरण है उपयुक्त, उपयोग, उपयोग है। ये हमारे सारे 22 के 22 उपसर्ग थे और इसके हमने उदाहरण भी देख लिए। जैसे आंग उपसर्ग है, इसमें ग का लोप हो जाता है और आ बचता है और आ से ही उदाहरण बनते हैं, तो आजीवनम में हमारा आंग उपसर्ग है। फिर हमारा नी आता है, जैसे निमंत्रणम, नियोजनम। अधि उपसर्ग के उदाहरण है अधिकार है, अध्यक्ष है। अपि के उदाहरण है अपिधा, अपितु। फिर अति के उदाहरण है अत्यधिकम, अत्याचारम, अत्यावश्यकम। सु का उदाहरण है स्वागतम, सुष्टु, सुक्ति। उत के उदाहरण होंगे उच्चारणम, उदाहरणम। फिर अभि के उदाहरण होंगे अभिमानम, अभिज्ञानम। जैसे प्रति उपसर्ग है तो प्रतिकार है, प्रत्यक्ष है। परि के उदाहरण है पर्यावरणम, परिहासय। और उप के उदाहरण होंगे उपयुक्त है, उपयोग है। और भी ये उदाहरण और हो सकते हैं, लेकिन उपसर्ग यही रहेंगे। तो आप उपसर्गों को, मेन बात यह है कि आप उपसर्ग याद रखेंगे। उपसर्ग किसके योग में लगते हैं? तो उपसर्ग क्रिया के योग में लगते हैं। क्रिया योग है धातुअर्थ यानी क्रिया के योग में लगते हैं। और उपसर्ग 22 होते हैं संस्कृत में। और उपसर्ग जो शब्द है हमारा वो पुल्लिंग का शब्द है, जो उप उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय लगने से बना है। ये हमारा आज उपसर्ग का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा और सबने अच्छे से पढ़ा होगा। कल हम एक अच्छे से टॉपिक के साथ और मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।